बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलगुरु आलोक चक्रवाल से खास बातचीत की, जहां स्वदेश न्यूज की टीम ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर कुलगुरु आलोक चक्रवाल को बधाई दी और इस मौके पर कुलगुरु से नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा की। साथ ही चुनौतियों को लेकर भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। नई शिक्षा नीति भारत को संपूर्ण रूप से विश्व के पटल पर रखेगा। भारतीय प्राचीन सभ्यता या पुराणों की बात करें तो कई प्रकार के दान होते हैं। हर दान का अपना महत्व होता है, लेकिन जो सर्वाधिक दान जिसके बारे में बात की जाती है या जो लंबे समय तक रहती है, वो होती है विद्यादान। और ऐसे ही विद्या के दान को आगे बढ़ाते बढ़ाते, उस परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम आपसे एक जो सीरीज से हम मुलाकात करवा रहे हैं कुल गुरुओं से, और उस परंपरा में एक और मनीषी के तौर पर हमारे साथ हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति श्री चक्रवाल साहब। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उसके लिए भी शुभकामनाएं, और आप जो अधुनातन प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत चर्चा चल रही पूरे देश में काफ़ी लंबे समय से, और मुझे लगता है कि अब ये हाई टाइम है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहा है। कितनी चुनौतियां आई और क्या संभावनाएं हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, और यह शिक्षा नीति भारतवर्ष को संपूर्ण रूप से एक नए राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के पटल पर रखेगा। 29 जुलाई 2020 को इस शिक्षा नीति की घोषणा हुई, और अभी एक हफ्ते पहले 29 जुलाई को इसको 4 वर्ष पूरे हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल 66 पेजों का एक दस्तावेज है अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो, और हिंदी में अगर देखें तो 102 पेज का दस्तावेज है। इसके बाद बहुत सारे अनुवर्ती डॉक्यूमेंट्स भी आए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए गए। जैसे 2021 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का दस्तावेज आया, जिसके साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की ऑप्शन भी दी गई। अब आप किसी भी विषय में वर्ष में 2 बार प्रवेश ले सकते हैं। जनवरी और जुलाई दोनों का ही महत्व दिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एक साथ आप एक से ज़्यादा डिग्रियों को एक साथ परस्यू कर सकते हैं। अब दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन में कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे समान रूप से लागू करते हैं। 2023 में सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की। अब स्पोक एंड हब मॉडल चल रहा है। एक विद्यार्थी जहां से चाहे वहां से पढ़ाई कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंक्लूजन की बात करता है, एक्सेस की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है। तो गुणवत्ता को, और इंक्लूजन का मतलब भारतवर्ष के दूर सुदूर गांव में भी बैठा हुआ बच्चा उच्च शिक्षा से या किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो ऐसे में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसको ये सुविधा देता है कि 40% तक वो अपने कोर्सेज ऑनलाइन रिसोर्सेज से, जैसे मूक्स हैं, स्वयं प्रभा है, अर्पित है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से वो अपने 40% क्रेडिट ले सकता है। यानी अब केवल 60% ही फिजिकल मोड में पढ़ने की आवश्यकता है, और अगर ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में कर रहा है तो उसके तो अलग ही मोड है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये कहता है कि आपको मान लीजिए एक्स विश्वविद्यालय में अगर एक विषय उपलब्ध नहीं है तो वो विषय कहीं और से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और वो उसका क्रेडिट आपका विश्वविद्यालय अपने यहाँ समाहित कर लेगा। आपने मान लीजिए 10 क्रेडिट कहीं से लिया, 20 कहीं से लिया, 30 कहीं से लिया, तो जब डिजिटल यूनिवर्सिटी एक्टिवेट हो जाएगी तो स्पोकन हब मॉडल में सारा क्रेडिट वहाँ ले जाएंगे, और सारे अलग अलग विश्वविद्यालयों के क्रेडिट को इकट्ठा करके वो आपको डिग्री दे देगा। एक कन्फ्यूजन लोगों को आती है कि भैया तो उस डिग्री का नाम क्या रखेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी अलग अलग तरह के नाम है, क्योंकि बच्चा तो अलग अलग विषय पढ़ के आ रहा है, और कोई जरूरी नहीं कि उन सारे विषयों को वो जो पढ़ के आ रहा है वो सारे विषयों की बहुतायत हो उसमें। तो इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो रेगुलेशन 2021 में आया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है, ऐसे में हम उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री देंगे या मास्टर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री देंगे। क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी बहुत अच्छे से सुधार किया गया कि बच्चे को क्रेडिट कैसे देना है। अब बच्चा अगर फील्ड में भी कोई काम करता है तो उसके लिए क्रेडिट मिलती है,
और इन सारे क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करके 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में नॉर्मल डिग्री, 4 साल में रिसर्च या ऑनर्स डिग्री का प्रावधान किया गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर भार दिया गया। कहा गया कि 50% तक अनुभवजन्य ज्ञान आपको देना है। तो चूंकि बच्चा, अगर 2015 में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ था कि भारतवर्ष के 75% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं होते, उसका कारण यही था कि उनको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दे रहे थे। अब ये है, जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय की बात बताऊं तो हमारे यहाँ सारे बच्चों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग आवश्यक कर दिया गया। तो जब बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके निकलेगा तो उसको सेल्फ रिलायंट बनने में कोई समस्या ही नहीं है। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र नौकरी नहीं होता। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, मगर हो सकता है कि लड़का नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय में कमा ले, खुद का अपना इंडस्ट्री लगा ले, खुद का उद्योग लगा ले, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है कि जहाँ बच्चों ने, आजकल MBA चाय वाले का नाम आप सुनते होंगे, प्रफुल्ल बिल्लोरे, बताते हैं कि शायद 600 करोड़ का उसका नेटवर्थ है और 26-27 साल का लड़का है। अगर उसने बिजनेस नहीं किया होता तो वो आज इतना नेटवर्थ खड़ा कर पाता। ऐसी कौन सी नौकरी जिसमें इतनी आमदनी होती है। तो बात यह है कि हमारा जो 8वें पृष्ठ पर लिखा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस वेल राउंडेड ग्रेजुएट्स। वेल राउंडेड ग्रेजुएट का मतलब पूरी तरह से हमारा परिष्कृत और पूरी तरह से विकसित बच्चा हमारा तैयार हो, जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। बच्चा पढ़ाई के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद पढ़ाई करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई आर्थिक साधन स्रोत नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बात की। अब अगर इंक्लूजन की बात कही गई तो हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए। सबके पास शिक्षा कैसे पहुंचेगी? तो इसलिए भारतवर्ष में दूर सुदूर कोने में कहीं पर भी बच्चा है वो दूरस्थ शिक्षा से या ऑनलाइन मोड से या अन्य प्रकार से इस शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उसको कहीं अलग से जाकर के एडमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि बच्चा कोर्स में एंट्री लेता है तो 20% सीटों की वृद्धि की गई। 2035 तक हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% ले जाने की बात कही है। आज हम करीब 27-28% के आसपास हैं। 4.25 करोड़ बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में हैं, अगर हायर एजुकेशन की बात करें। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा में भी 5+3+4+4 का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें देखिए बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बात कहा गया कि जब छोटा बच्चा होगा तो उसके स्वास्थ्य पर हम ज़्यादा देंगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। इसमें आंगनवाड़ी को भी साथ में लिया गया और जो हमारी बहनें जो अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से काम कर रही, न्यूट्रिशन पे अच्छा काम होगा और इसलिए प्राइमरी प्री प्राइमरी पर भी ध्यान दिया गया। और स्किल डेवलपमेंट की बात 7वीं 8वीं कक्षा से ही बच्चे को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगर बच्चा कुम्हार का काम जानता है, नट का काम जानता है, घड़ा बनाने का काम जानता है, बार्बर का काम जानता है, ठठेरे का काम जानता है, मिट्टी से सीखता है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम जानता है, बहुत तरह के हमारे स्किल्स हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये बात कही कि नहीं, हमारी सारी जो विलुप्त हो रही हमारी कौशल है उनको कैसे विकसित किया जाए। और साथ ही साथ ये कहा गया कि शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा और जो भी शिक्षाएं हैं वो सभी मातृभाषा में हो, किसी भाषा को कहीं थोपा न जाए। कई बार क्या होता है कि विदेशी भाषा के नाम पर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं पढ़ सकते। वो चाहे कोई भी भारतीय भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, कोंकणी हो, जिस भी भाषा में बच्चा सीखना चाहता है। हाँ, अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में लेने में कोई विवाद नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या वहाँ आ जाती है जब हम ये कह देते हैं कि नहीं, अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी, और उस कारण से कई सारे बच्चे जो प्रतिभावान होते हैं उन बच्चों की प्रतिभा वहाँ दब जाती है। तो भारतीय सही मायने में देखा जाए तो ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित है, भारतीय परंपराओं पर आधारित है, भारतीय चिंतन पर आधारित है, और इसीलिए इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समावेशित करने की बात कही गई। चाहे जो चाणक्य की बात हो, चाहे आर्यभट्ट की बात हो, चाहे सुश्रुत की बात हो, चाहे जितने भी हमारे वैज्ञानिक परंपरा, हमने शून्य की बात की, हमने बहुत सारे, हमने दशमलव दिया, दुनिया भर की चीज़ें दुनिया को दी, मगर उनका क्रेडिट कहीं विश्व के लोग देते नहीं हैं। तो हमने ऐसा नहीं हम कह रहे कि हम आत्ममुग्ध होने की बात कर रहे हैं, मगर हम इतना जरूर कह रहे हैं कि जो हमने, हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको
यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही रूप में लागू किया गया तो भारतवर्ष को आने वाले में 2047 तक, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, एक विकसित राष्ट्र की पंक्ति में हम आकर खड़े होंगे, तो वो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, ये इतना कठिन नहीं, बहुत आसान है। बड़ी बात यह कि पहले इसका एक बार सही तरीके से, गहन तरीके से इसका अध्ययन किया जाए, और इसको समझ लिया तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कोई शिक्षा नीति नहीं हो सकती। दो बातें होती है, एक तो या तो क्वांटिटी होती है या फिर क्वालिटी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्वांटिटी की तरफ जोर देती है या क्वालिटी की तरफ जोर देती है? ये सामंजस्य है दोनों का, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। जैसे आपका उत्तरोत्तर आप अगले क्रम में चले जाएंगे, और क्वालिटी ये है कि इसीलिए इसमें दोनों चीजें कही गई। जो मूल्यांकन है, रचनात्मक भी मूल्यांकन होगा, निबंधात्मक भी होगा, जिसको हम अंग्रेजी में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कहते हैं। पहले क्या होता था, साल में पढ़ाया, साल के अंत में 3 घंटे का हमने परीक्षा ले लिया, और बच्चा अच्छी राइटिंग अगर मान लीजिए अच्छी है, उसकी स्मृति अच्छी है, तो उसको अच्छा अंक मिल गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। हो सकता है कि एक बच्चा जिसकी राइटिंग अच्छी ना हो, वो और काम करने में बड़ा तेज हो, बढ़िया बिजनेस कर सकता है, वाचाल हो सकता है, बढ़िया बोल सकता है, बहुत सारे काम अच्छे कर सकता है, लिखने में हो सकता है कमजोर हो। तो अब हम रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो हम पूरे वर्ष उसका मूल्यांकन करते हैं, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो निबंधात्मक मूल्यांकन है वो साल के अंत में हमने या सेमेस्टर के अंत में ले लिया। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का मेल है, तो हमने दोनों का सामंजस्य बिठाया इसमें। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एक बड़े, हालांकि अभिभावक तो आप पहले भी थे, जब आप शिक्षक थे तब भी थे, कुलपति हो गए तब भी अभिभावक हैं, लेकिन मुख्य अभिभावक की भूमिका में आए, और आपने कई अधुनातन प्रयोग किए विश्वविद्यालय में जिसकी चर्चाएं होती हैं। कुछ बताएंगे, ये अंतः मन से निकल के आई चीजें या देख के निकल के आई? देखिए, पहली बात तो शिक्षक मैं अभी भी हूँ। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक एक शिक्षक के रूप में रहूँगा। कुलगुरु का पद ये एक निर्धारित समय के लिए है, और जब तक समय रहेगा तब तक कुलगुरु का नाम मेरे नाम के आगे लगता रहेगा। मैं शिक्षक तो मैं कभी भी मिटने वाला नहीं। एक हमारे यहाँ एक प्रकल्प चल रहा है जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्वाभिमान थाली। उसको अगर शॉर्ट में नाम रखा है तो GST उसका नाम होता है, GGV स्वाभिमान थाली या GST कह सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो टोली है उसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर अतुल कोठारी जी, और जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनसे ये मुझे प्रेरणा मिली थी, और मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं दूंगा। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, और उनकी प्रेरणा से ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ 10 रुपये में बच्चों को, कोई भी बच्चा हो वो आकर के 10 रुपये में भरपेट खाना खा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ एक श्रवण लाइन चलती है जिसमें हम वृद्ध माता पिता का ध्यान रखते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं, उनकी मेडिकल आवश्यकताओं, उनकी सोशल आवश्यकताएं, जो भी काम है उनको एक कॉल आता है, हम बच्चे पहुँच जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट। उसके लिए हमने ऐप भी डेवलप कर ली, जैसे ओला उबर टाइप का होता है, तो वो ऐप से भी बुक कर सकते हैं, मगर चूँकि अभी कुछ उसमें तकनीकी समस्या है इसलिए हम उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, मगर अभी हेल्पलाइन है उस पर जाते हैं। अभी आने वाले समय में हम एक और योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम गरीब बच्चों के फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए एक फंड खड़ा किया गया। इसी तरह हमारे यहाँ स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान है। हर बच्चा अगर मान लीजिए काम करना चाहता है तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारे यहाँ करीब 15 इस समय स्टार्टअप कंपनियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में बहुतायत बच्चे स्वावलंबी हैं, वो घर से पैसा नहीं लेते हैं, वो या तो अपना व्यवसाय करते हैं या कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करते हैं या ट्यूशन पढ़ा लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी आमदनी, जैसे वानिकी रूरल टेक्नोलॉजी विभाग है, तो अब जैसे रक्षाबंधन का दिन चल रहा है तो वो राखियाँ बनाते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि लोग धान की राखी बांधते हैं, तो वो धान की राखी हमारे यहाँ सी मार्ट वगैरह में सब जगह बिकता है, तो उससे उस विभाग के सारे बच्चों का फीस आ जाता है। वो साबुन बना के बेचते हैं, गुलाल बना के बेचते हैं, मशरूम का प्रोडक्शन होता है, वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन होता है, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ब्रेड बना के बेचते हैं बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे ब्रेड बेचते हैं, और ब्रेड इतना टेस्टी होता है कि मैं स्वयं वो ब्रेड खाता हूँ रोज,
वही ब्रेड मुझे अच्छी लगती है। तो बच्चों में उद्योग और साहसिकता का विकास किया जा रहा है और बच्चा केवल पढ़ाई करके नौकरी ना ढूंढे बल्कि वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे। इसी तरह हमने ये कहा कि भाई हम सारा दिन काम करते रहते हैं, व्यायाम कब करेंगे, और कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। तो हमने कहा डेली 1 घंटा सबको व्यायाम करना है और उसका नाम रखा GGV हम मतलब हेल्दी यूनिवर्सिटी मूवमेंट, HUM। तो रोज़ लोग 1 घंटा खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, और उसका एक पूरा टीम बना हुआ है। फिजिकल एजुकेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं। अभी हमारे यहाँ बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, तो सारे प्रोफेसर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रोज़ खेलते हैं जाकर के। मैं स्वयं खेलता हूँ बैडमिंटन, शाम को डेली 10,000 स्टेप्स तो चलता हूँ, मगर उसके अलावा बैडमिंटन भी खेलता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप सोचते रहे कि विश्वविद्यालय में क्या करना है, इसके अलावा विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो उस विश्वविद्यालय को थोड़ा सा अलग रखने का काम तो करते ही करते हैं। अंतिम प्रश्न और पूछूंगा, छत्तीसगढ़ और उसमें भी बिलासपुर, उसके सराउंडिंग को लेके एक बड़ा मिथ रहा है कि जो जनजातीय हैं वो बड़े शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक नहीं होते हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा उत्कंठा नहीं होती नई चीज़ों को पकड़ने की, वो अपनी प्राचीन सभ्यता में पलने बढ़ने में वो कंफर्टेबल रहते हैं। इतनी सारी प्रकल्प आप चला रहे हैं, एक बड़ा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोप अप कर सकते हैं जब एक तरफ ऐसा मिथ चल रहा हो और दूसरी तरफ आप इतनी तेजी से नई चीज़ों को लागू करते जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इन सभी योजनाओं में हमारे जनजातीय भाई बंधु विद्यार्थी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहे हैं। और जनजातीय नायकों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक किताब लिखी गई, और बिरसा मुंडा जी के ऊपर अभी तक इतना साहित्य कहीं उपलब्ध नहीं है। उस पुस्तक का संकलन संयोग से मैंने ही किया है, और उस पुस्तक का विमोचन माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। उसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान, और इन सब में जनजातीय अध्यापकों का, जनजातीय छात्रों का, रिसर्च स्कॉलर्स का भी बड़ा योगदान है। और ये जो सारे प्रकल्प चल रहे हैं, इन सभी में जनजातीय बंधुओं का पूरा योगदान है। तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं समझा कि कोई भेद है, और हमारे विश्वविद्यालय में पर्याप्त मात्रा में, अच्छी संख्या में जनजातीय शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। जो भारत सरकार की योजना उसके तहत तो ही है, जो उनके निर्धारित मापदंड है उसमें, मगर उसके अलावा भी इनका बड़ा योगदान है। काफ़ी कुछ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो हमें कभी ऐसा कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। जनजातीय बंधुओं का बहुत योगदान है। तो एक पुराने पिक्चर गाना था कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना, तो सबको सबके साथ और सबके विकास के साथ डॉक्टर चक्रवाल गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को एक सफलता की नए आयाम तक लेकर जा रहे हैं, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और सर, स्वदेश न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको उपयोग में आएंगी, और हो सकता है कि हमारे अन्य भाई बंधु लोग भी थोड़ा बहुत इससे कहीं प्रभावित होंगे, तो एक आध नई योजनाओं का कहीं प्रारंभ होगा। बहुत कुछ हो सकता है, और मैं आपको बताऊँ, समाज करना चाहता है। हमारा जो ये सारी चीज़ें चल रही है समाज के सहयोग से चल रही हैं, और विद्यार्थियों के में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और हर प्रकार की अगर रेटिंग को देखा जाए, ग्रांट को देखा जाए, फंडिंग को देखा जाए, सबका सहयोग मिल रहा है। कुल मिला जुला करके लगने की ज़रूरत है, और उसमें आप जैसे हमारे मीडिया के बंधुओं का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आप ही लोग हमारे काम को समाज तक ले जाते हैं, तो किसी को कैसे पता चला कहाँ कोई काम हो रहा है। तो ये थे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति, जो अपने उत्साह के साथ लबरेज हैं और नई ऊंचाइयां पाने को हर दिन लालायित रहते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी।